हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछली दो वीडियोज़ में हमने ये बताया कि घर में साधारण जो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं हमारी अज्ञानता के कारण या अनुभव की कमी के कारण, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और किन स्थानों पर क्या चीज़ हमें काम में लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का हम वर्णन कर चुके हैं। जो जनरल चीज़ें हैं उनसे घर में खुशियाँ आती है और नेगेटिव वेव्स जो घर के अंदर प्रवेश कर रही है उन पे बैन लगता है। आप हमेशा याद रखें कि बरगद और पीपल का पेड़ कभी अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब इनका साया अपने घर पे पड़ेगा तो ये नेगेटिव परिणाम देते हैं और इनकी आगे चल करके जब ये बड़ा होने पर इनकी कोई कटाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज इनको काटने नहीं देगा। तो हमेशा के लिए हमारे जीवन में और हमारे प्लाट पे इनकी जो छाया पड़ेगी वो दुखदायी और नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा में आप बड़े पेड़ नहीं लगाएं। सुगंधित पेड़ हो या छायादार पेड़ हो, नीम का हो, अशोक का हो, गुलमोहर का हो, कांटों का पेड़ नहीं हो। ऐसे पौधे लगाने से उत्तर पूर्व में एक सकारात्मक वेव हमें प्राप्त होगी, हमारे मकान को प्राप्त होगी, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। इसके अलावा छोटे पौधे जो सजावटी हो सकते हैं, जिनमें छोटे छोटे में फूल आते हैं, वो भी बेहद काम के होते हैं और उनसे भी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्तर पूर्व का जो मकान का कोना है, अगर प्लॉट है और खाली ज़मीन है तो वहाँ किसी अच्छे स्थान पर थोड़ी ऊंचाई लेकर के, अन्यथा मकान के बालकनी में, और बालकनी अगर नहीं है तो मकान के अंदर ही उत्तर पूर्व के कोने में एक तुलसी का छोटा पौधा गमले में लगाएं। प्रतिदिन उसमें पानी डालें, रविवार को छोड़ करके। रविवार को उसकी पत्तियां भी नहीं तोड़ें। सायंकालीन अगर संभव हो तो घर की महिलाओं में कोई एक उसमें घी का दीपक भी जलाएं। ध्यान रहे, दीपक एक बत्ती वाला होना चाहिए। कुछ ऐसे नियम ज्योतिषियों द्वारा बनाए गए हैं कि अक्षर से उनका पालन हमें करना पड़ता है। दिया घी का होना चाहिए, एक बत्ती का होना चाहिए। और आप ये ध्यान रखें कि 1.5 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं हो जाए, वरना जो इसकी पॉजिटिवनेस है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप महीने 2 महीने में, 1.5 महीने में इसकी लंबाई का अंदाज़न आप नाप कर लें फीते से। 1.5 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं बढ़े, और अगर बढ़ती है तो इसकी कटिंग करवा दें। परिसर, मकान परिसर जब भवन अपना है, चाहे मेन रोड की जगह हो, चाहे अपने घर का क्षेत्र हो, खाली स्थान हो, ऐसी कोई भी लता नहीं लगाए जो पेड़ की लताएं अपने मकान के सहारे से आगे बढ़े। यह हमेशा नुकसानदायक परिस्थिति रहती है। आपने अगर लगा ली है मकान के सहारे सहारे, तो कोई वायरिंग लोहे की करके उसको मकान की दीवार से अलग रखें। मकान की दीवार से लगने से क्या है, जो कुछ भी नेगेटिवनेस वो लताएं रोक रही है और मकान की दीवार से टच होते ही वो नेगेटिवनेस मकान में प्रवेश कर जाएंगी और अपने वेंटिलेशन और अपनी वेव्स को प्रभावित करेगी। आप तुलसी का पौधा जब रख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। थोड़ी सी पढ़ाई में उनको अच्छा याद होने वाली स्थिति आ जाएगी। आगे चलते हैं दरवाजे। प्राय हम देखते हैं कि हमारे मकानों के दरवाजे होते हैं बरसात में या बरसात के बाद, जब उनको खोलते हैं बंद करते हैं में आवाज़ आने लग जाती है। तो ये मान के चलिए कि जब वो आवाज़ आने लग गई तो उसके लोहे के आइटम उसके सूख गए हैं। और यहाँ ये कह सकते हैं साथ में वास्तु के हिसाब से कि कोई नेगेटिव ऊर्जा इस घर में प्रवेश करने लग गई है। आप तुरंत उनमें तेल डालें, कब्ज़ों में या लोहे के आइटम जहाँ जहाँ भी है उनमें तेल डालें और उस आने वाली आवाज़ को बंद कर दें, ताकि नेगेटिवता आनी ही बंद हो जाए। आगे चलते हैं
घर के पूर्व और उत्तर में, यानी ईशान कोण में, और जहाँ जहाँ ईशान कोण का क्षेत्र है उस स्थिति तक ऐसा कोई स्टोर नहीं बनाए जिसमें वेस्टेज ऑफ गुड्स हो, ऐसी कोई वस्तुएं जो किसी काम की नहीं रह गई हो, कबाड़ हो, और फ्यूचर में हो सकता है 1-2 साल बाद काम आ जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो काम नहीं आ रही हो, तो उन चीज़ों के लिए भी ऐसा कोई स्टोर नहीं बनाए। हाँ, स्टोर अगर आप बनाएं तो छोटा बनाएं, और उसमें अच्छा सामान, जैसे बच्चों के कपड़े हैं, पुस्तकें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कोई खाने का आइटम भी हो सकता है उसमें। ऐसी चीज़ों को अगर आप रखेंगे तो सकारात्मक स्टोर कहलाएगा, और हमें उससे एक सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होगी। ध्यान रहे उत्तर पूर्व के क्षेत्र को ऐसा कवर नहीं करें कि हमें धूप की रोशनी और वेंटिलेशन मिलना बंद हो जाए, या ऐसी कोई छोटी खिड़की नहीं रखें जिसमें कम रोशनी का आगमन हो। आप अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी खिड़कियाँ पूरब में रखें। यही स्थिति आप उत्तर दिशा में भी रखें। उससे क्या होगा, ठंडी हवाएं और सूर्य का प्रकाश लगातार बहुत प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता रहेगा, और हमारी मानसिकता पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर की दीवारों का पेंट, जहाँ तक संभव है पेंट एक ही कलर का हो, हल्के कलर का हो, पेस्टल कलर का हो, नीला, काला, बहुत ज़्यादा लाल, बहुत ज़्यादा पीला, ऐसा कलर वास्तु नेगेटिवता को ग्रहित करता है। जितने चटक ज़्यादा रंग होंगे, आपने देखा होगा जब दीवार, सर्दियों में हम धूप में खड़े होते हैं तो रंगीन कपड़े पहन के रहते हैं, सूर्य की ऊर्जा अधिक से अधिक ये रंग शोषित करते हैं। लिमिट से ज़्यादा ऊर्जा अगर हमारे मकान में आ गई तो निश्चित मानिए कि हमारा वास्तु प्रभावित होगा, और हमें कुछ न कुछ उसका उल्टा असर दिखाई देगा। तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाए, मकान के अंदर या बाहर बिल्कुल हल्के कलरों को करें, ताकि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा और किरणें हैं उनका शोषण कम से कम वो दीवारें कर सके। मुख्य द्वार के सामने जब मकान का मेन गेट है, हो सकता है पहले आपके बाउंड्री वाल हो और उसके बाद में मेन मकान हो। अगर ऐसा है तो बाउंड्री वाल के मुख्य द्वार के सामने और जहाँ गेट है उस दीवार पे कोई शुभ चित्र लगाए, किसी भगवान का चित्र लगाए, गणेश जी का चित्र भारतीय सभ्यता में अधिक लगाया जाता है, या साथी का निशान या ओम का निशान भी अक्सर आदमी लगाते हैं। आप इन तीनों चीज़ का उपयोग कीजिए मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर, ताकि आने वाले की नज़रें उस अति प्रसन्न कर देने वाले चिन्ह पर पड़े। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें, जो स्वास्थ्य का आप बना रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच से कम नहीं हो। ओम भी बना रहे हैं, वो भी 9 इंच से कम उसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच हो। 9 इंच से अधिक भी वो नहीं होना चाहिए। 1-2 सूत का फर्क अलग बात है, लेकिन फिगर ये 9 ही रखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश होने की संभावना बनती है किसी भी वजह से, वो नेगेटिव वेव्स उस स्वास्तिक, उस ओम या गणेश जी की फोटो की मूर्ति के सामने आने के बाद अंदर जाने से महरूम हो जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे परिवार में जो सिने सिने खुशियाँ आ रही हैं उन पर ब्रेक नहीं लगेगा, और जैसी खुशियाँ पूर्व से चल रही थी वैसी ही खुशियाँ लगातार वहाँ चलती रहेगी। तो किसी भी दोष से हम बचते रहेंगे। समुद्री नगर, कैजुअलिटी साल्ट या समुद्री नग, सी साल्ट, एक ऐसा नमक होता है जो थैलियों में नहीं आता है। प्राचीन भारत में और अभी कुछ 20-30 साल पहले तक यही नमक मोस्टली बिकने के लिए आता था, जिसमें घर में महिलाएं पीस करके उसको बारीक करती थी और उसी का हम घर में यूज करते थे। वर्तमान समय में मॉडर्नाइजेशन होने से बहुत सारी कंपनियों के नमक आने लग गए,
जिनकी पिसाई, छटाई, सफाई करके आयोडीन मिला के हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। नमक वो चीज़ है जो मकान में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर, उस वास्तु दोष को हम 25% तक मानते हैं, उसके प्रभावों को कम कर देता है। हो सकता है आपने पूजा घर में कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे थोड़ा बहुत नेगेटिव विरोधमा उत्पन्न हो रही हो सकता है आपके बेडरूम में हो गया हो सकता है किचन में हो गया हो। तो यहाँ एक ट्रांसपेरेंट कटोरे में या कटोरी में वह बिना पिसा हुआ नमक एक अच्छे स्थान पर, एक उचित स्थान पर रख दें। जितनी भी वहाँ नेगेटिव ऊर्जा पैदा होगी या एकत्रित होगी, उसके असर को ये खत्म कर देगा। लेकिन एक बात याद रखें, 21 से 25 दिन के बीच या हो सकता है अगर समय हो तो हर 7 दिन में उस नमक को चेंज कर दें। और जो चेंज किया हुआ पुराना नमक है उसे वॉश बेसिन के सहारे से पानी में बहा दें। जितना आप 7 दिन में इसको करेंगे उतने प्रभाव इसके लगभग ताज़ा होते नजर आएंगे और किसी भी स्थिति में उस जगह पे वास्तु दोष जो उत्पन्न हो गया था वो आगे बढ़ने से वंचित हो जाएगा। फेंग शुई के अनुसार, फेंग शुई ने जब भारत में प्रवेश किया वास्तुशास्त्र में, तो बहुत सारे अनुसंधान किए गए और उन्हीं की एक श्रृंखला में वास्तु पिरामिड रखने की सलाह वास्तुशास्त्री देते हैं। ये पत्थर का, धातु या कार्डबोर्ड से बना एक पिरामिड होता है। आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, नहीं देखे हो तो आप ऑनलाइन भी देख लीजिएगा कि उसकी पहचान कैसे करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को बचाने के लिए इसका बहुत जगह उपयोग किया जाता है। ये पिरामिड वो चीज़ है जो मिस्र के राजाओं की मम्मियों में उनके मकान के निर्माण के समय उस शेप में उनको बनाया जाता था। ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा उसकी ऊंचाई के ऊपर से बाहर निकल जाती थी और कुछ भी नहीं होता था और पॉजिटिव ऊर्जा ही वहाँ रहती थी। यू पिरामिड का भारतीय वास्तु में प्रवेश अपने आप में एक अनुसंधान के पश्चात इसका उपयोग किया जाने लगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रकोप होता है या आ रही है? उससे बचने के लिए आप अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर, जहाँ आप गणेश जी रखते हैं, उसके लेफ्ट साइड में थोड़ी सी दूरी बनाकर आप छोटे पिरामिड को वहाँ रख सकते हैं। उसको रखने से नेगेटिव ऊर्जा का आगमन समाप्त हो जाएगा। कपूर क्रिस्टल, कपूर और क्रिस्टल दोनों से नेगेटिव ऊर्जा से उत्पन्न दोषों को उपचार करने का एकमात्र साधन है। आप कोई कार्य सोचते हैं बिजनेस में और वो कार्य संपन्न नहीं होता, तो ऐसा भी हो सकता है कि मकान में किसी जगह पे कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया हो, या हो सकता है आपका कारोबारी क्षेत्र में, दुकान में, फैक्ट्री में कोई दोष उत्पन्न हो गया। और जिस जगह के संदर्भ में आपको संदेह है उस जगह 2 गोलियां आप कांच के कटोरे में रख करके किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं आप। ये किसी बेस की ऊंचाई पर 2-2.5 फुट से ज़्यादा ऊंची हो, उस पर रखें। शुद्धता का ध्यान रखें। और ऐसा ही एक क्रिस्टल जो कपूर की गोलियों की तरह नजर आती है, उनको भी आप 2 गोलियों को अपने उन क्षेत्रों पर रख सकते हैं, जिन्हें क्रिस्टल बाल भी कहते हैं। स्पष्ट रूप से क्रिस्टल बाल वास्तु का जो नेगेटिव पॉइंट है
जब उसके टच से गुजरता है तो वो उन वेव्स को समाप्त कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस नेगेटिव ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। बाजार में विभिन्न रंग के क्रिस्टल्स मौजूद हैं। अच्छे सौभाग्य के लिए लाल, रिश्तों में खटास हो और वापस रिश्ते आप बनाने की सोच रहे हैं तो आप गुलाबी, धन का संग्रह करने के लिए नारंगी। ऐसे बॉल आप बाजार से खरीदें और रखें। उत्तर पूर्व में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि आप इसको साउथ ईस्ट के कॉर्नर में किचन में आप कदापि नहीं रखें, अन्यथा ये एक लाभदायक स्थिति न होकर नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न कर देगी। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल लगी हुई रहती है। यह भी वास्तु दोष को खत्म करती है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि किस घोड़े की नाल किस प्रकार लगानी चाहिए। आप घोड़े की नाल मुख्य प्रवेश द्वार पर, भवन के प्रवेश द्वार पर, अगर प्लॉट में आगे आपने बाउंड्री वॉल छोड़ी है तो मुख्य द्वार पे उस जगह नाल नहीं लगाइए। मकान के मुख्य प्रवेश द्वार पर इस नाल को लगाया जाता है और मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल सेंटर में और चौखट से कम 11 इंच की ऊंचाई पर जिस तरह घोड़े को नाल पहनाई जाती है उसी हिसाब से इसको ऊपर की ओर मुंह करके, इसके खुले हुए मुंह को ऊपर की ओर करके 2 कीलों की सहायता से इसे लगाया जाना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाल काले घोड़े की ही हो। कई बार व्यक्ति जब नाल खरीदने जाते हैं तो घोड़े वाले उन्हें किसी भी घोड़े की नाल टिका देते हैं, ये कहते हैं, विश्वास दिला देते हैं कि ये काले घोड़े की नाल है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप अपनी मौजूदगी में, चाहे वो पैसे ज़्यादा मांग रहा हो, ये हो सकता है अपनी मौजूदगी में उसकी पुरानी नाल को उतरवाइए, घोड़े की नाल को। वो आपको समय देगा, जिस समय वो बुलाए आप उस समय उसके पास जा करके अपनी मौजूदगी में उस नाल को उतरवा के लाइए। ज्योतिष से या किसी पंडित से आवश्यक उसका साफ सफाई करके, पूजन पाठ करवा करके, मंत्रोच्चारित करवा कर उसको लगवाएं। आपके घर में आने वाली 50% नेगेटिव ऊर्जा का आगमन उसी वक्त लगाने के 24 घंटे बाद बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और 72 घंटे के बाद में जो आने वाली नेगेटिव वेव्स थी उन पे एकदम से ब्रेक लग जाएगा। हो सकता उस दौरान आपके घर में थोड़ा सा मानसिक क्लेश भी हो, तो जाती हुई पीड़ा और मिटता हुआ घाव हमेशा दुखदायी होता है। तो हो सकता है इन 72 घंटों में कुछ क्षण आपके साथ थोड़ा सा गलत हो जाए, लेकिन आप मानसिक तौर पे पक्के रह करके रहें। ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई नुकसान नहीं होगा, हल्का सा मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको उल्टा नहीं लटकाएं आप। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके इस बारे में आप वार्तालाप करें, डिस्कस करें, उनसे पूछ के ही लगाएं, क्योंकि ये चीज़ आपके सौभाग्य के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये सही तरीके से, सही हिसाब से अगर ये लग गई तो आपका सौभाग्य आगे बढ़ेगा, और अगर आपने इसको उल्टा लटका दिया तो आपके बर्बाद होने में भी बहुत समय नहीं लगेगा। तो इसकी जिम्मेवारी आपकी अपनी है कि किस तरीके से, किस समय, किस दिन, इसके लिए भी दिन समय सब तय होता है। लगाने से पूर्व अगर आपके शनि का कोई मंदिर आसपास है तो चढ़ाए हुए तेल से थोड़ा तेल आप लेके आएँ और इस नाल पर उस तेल से स्नान करवाएं, तत्पश्चात ही इसको लगवाएं। पानी से धोना ये वर्जित माना गया है इसे,
तो बहुत सारे जीव जंतु इन नाल के नीचे आके दब के मर जाते हैं। उनकी आत्माओं के कुछ अंश हो सकता है इसके चिपके हुए हों। ये शनि का हथियार है। तो शनि के ऊपर चढ़ाया हुआ तेल ही इस पे केवल लगा है सफाई के लिए। रोली का कोई चिन्ह इस पे नहीं लगा है। चंदन का टीका आप इस पे लगा सकते हैं, पीले चंदन का, लाल चंदन का, लेकिन एकदम से लाल रोली इस पे नहीं चढ़ा है। इसके मुख्य दोनों कोणों पे किसी भी तरह का कोई डोरा जो मोड़ी के रूप में मानते हैं हम नहीं बांधे। हाँ, अगर आपको ज्योतिष द्वारा बताया जाता है तो शनि मंदिर जा करके पुजारी से काला डोरा वहाँ प्राप्त करके वो डोरा इसमें बांधा जा सकता है। उसके बेनिफिट्स आपके अलग है। हो सकता है ज्योतिष बता दे आपको, हो सकता है मंदिर का पुजारी बता दे, और हो सकता है वास्तुशास्त्री भी बता दे आपको। और अगर इनमें से कोई नहीं बता पाए तो आप हमसे भी फ्यूचर में संपर्क कर सकते हैं, आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। मकान का मुख्य दरवाज़ा मेन बाउंड्री वाल का नहीं, मकान का। हो सकता है आपका प्लाट ऐसा हो जिसमें बाउंड्री वाल हो, और हो सकता नहीं भी हो। आपका प्लाट या मकान किसी भी दिशा का हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुख्य दरवाज़ा जो आपका है, मकान में जितने भी दरवाजे हैं, हो सकता है 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, उनकी लंबाई चौड़ाई जो है उससे सवाई उस मुख्य दरवाजे की होनी चाहिए। मान लीजिए आपका सबसे बड़ा घर के अंदर का गेट 6x3 का है, तो आप मुख्य दरवाजे को 7x4 का, 7x3.5 का बनवाएं। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा है वो एकदम से आपके अंदर आ जाएगी। आने के पश्चात वो मकान में डिवाइड हो जाएगी। किस चीज़ का कहाँ असर होना है वो अपने आप प्रयास करेगी। और हमने अगर वास्तु दोष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से अपने मकानों को सेट कर रखा है तो वो आई हुई ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, हमारे साथ में कोई गलत नहीं कर पाएगी। नेम प्लेट अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने घरों पर नेम प्लेट लगाते हैं। नेम प्लेट लगाने का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम अपनी पहचान या अपना नाम लोगों को बता रहे हैं। यह भी एक वास्तु का पदार्थ है। इससे वास्तु प्रभावित होता है। आपने कई जगह देखा कि बहुत अच्छे ऑफिसर, बड़े ऑफिसर या बहुत अच्छे पैसे वाले या सामान्य पैसे वाले भी अपनी नेम प्लेट को बहुत शानदार तरीके से डिजाइन करवा के लगाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वास्तु का जब चलन चला उसके पहले ऐसा कोई मत नहीं था। कालांतर में अनुसंधान द्वारा ये चीज़ें आगे बढ़ती गई और प्राचीन काल में तो, और अभी तक 50 साल पहले, 40 साल पहले तक अपने घरों के बाहर मुख्य दरवाज़ों पे हाथी, घोड़े, पालकी, वैवाहिक डिजाइन, एक चौकीदार का डिजाइन पेंटिंग द्वारा लोग करवाया करते थे। जगह की कमी, उस वक्त ऐसी चित्र लगाना एक समाज का नियम हो गया था। समाज में एक आदर्श था। धीरे धीरे कालांतर में चीज़ बदलती गई और लोग अपनी पहचान बताने के लिए, अपना नाम बताने के लिए नाम पट्ट लगाने लग गए। नेगेटिव वेव जब मकान के आसपास आती है, धातु या लकड़ी से जब उनका सामना होता है तो उनकी रफ्तार कम पड़ जाती है। धातु का रिफ्लेक्सीकरण और लकड़ी का शोषण करने का तरीका, दोनों ही स्थितियों में नेगेटिव वेव्स का प्रवेश कम हो जाता है।
और लिमिट से जब कम वेव्स मकान में प्रवेश करेंगी तो नेचुरल सकारात्मक वेव्स का वहाँ भारीपन हो जाएगा। प्रवेश द्वार पर जो नेम प्लेट लगाई है उसके लिए भी वास्तुशास्त्रियों द्वारा नियम निश्चित किए गए हैं। नेम प्लेट 15 इंच से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। यह गंदी होना, मिट्टी चढ़ी हुई होना, टूटी फूटी होना, उसका किसी टुकड़े का टूट जाना गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है। तो आप इस बात से सतर्क रहें। नेम प्लेट जो भी लगाएं स्वच्छ तरीके से पूर्ण हो, खंडित अवस्था में नहीं हो। खंडित अवस्था का नेम प्लेट आपको नुकसान देगी। आगे चलते हैं दहलीज। मकान का मुख्य प्रवेश द्वार का जो अहम पॉइंट है वह है थ्रेशोल्ड, दहलीज, सबसे महत्वपूर्ण स्थान। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को सबसे ज़्यादा रोकने का काम यही प्लेस करता है। कितनी भी नेगेटिवता हो, कितना भी तेज उसका प्रेशर हो, अगर उस मकान में दहलीज अगर है तो ये हर संभव अपनी पूरी ताकत से उस नकारात्मक वेव्स को रोक देगी। दहलीज ग्रेनाइट की भी बना सकते हैं, मार्बल की भी बना सकते हैं, सागौन की लकड़ी की भी बना सकते हैं, और अलग पट्टियों के जो टुकड़ों से दहलीज बनाई जाती है वो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें कि इस जगह पे काला पत्थर का उपयोग नहीं करें। 1 इंच से लेकर के इसकी मोटाई मिनिमम 1 इंच अवश्य होनी चाहिए। 3-3.5 इंच तक इसकी मोटाई हो सकती है। साथ ही ये भी याद रखें कि इस चौखट पे, इस दहलीज पे अपभ्रंश नहीं हो, टूटा हुआ कोई हिस्सा नहीं हो, कोई टुकड़ा नहीं हो ऐसा टूटा हुआ कि उसमें कोई खंडित हो। जिस तरह हम खंडित मूर्ति को हमारे पूजा गृह में नहीं रख सकते, उसी तरह खंडित दहली को भी हम अपने द्वार पे नहीं लगा सकते। इससे भी गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अक्सर ये देखा है कि लोग अपने घरों के पास शू रैक लगा देते हैं। आम बात है ये। भारतीय परंपराओं में माना गया है कि लक्ष्मी का जब आगमन होता है तो ऐसी जगह पे उनका प्रवेश होता है जहाँ साफ सफाई होती है। उनके रास्ते में, उनके मार्ग में अगर कोई कूड़ेदान या कोई बाधा आती है तो उस घर की ओर उनका रुख नहीं होता है। तो एक बहुत छोटा सा तरीका है वास्तु दोषों से दूर रहने का कि आप अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास कूड़ेदान और जूतों की रैक कभी नहीं रखें। मुख्य द्वार के पीछे की तरफ, अंदर की ओर आप जगह बनाकर इन दोनों चीज़ों को वहाँ रख सकते हैं। आप जितने भी अपार्टमेंट देखेंगे उनमें से 90% अपार्टमेंटों में आज यही हाल है कि मकान में, अपार्टमेंट में प्रवेश के बाद से पहले ही आगंतुक अपने जूते बाहर खोल देता है। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि आप उस सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हुए जा रहे हैं जो आपने पूरे दरवाजे के बाहर लाइन लगा दी। घर बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य दरवाजे के आसपास बाथरूम भी नहीं हो सकता है आपने ऐसा मकान खरीदा हो कि जहाँ एंट्री के साथ ही बाथरूम बना हुआ हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर बाथरूम है तो आप तुरंत इसको समाप्त करवा दें। बहुत से वास्तुशास्त्री अज्ञानतावश इसके छोटे से उपाय बता देंगे आपको। सी सॉल्ट रखवा देंगे, कपूर रखवा देंगे, और भी छोटे मोटे आइटम आपको करवा सकते हैं। लेकिन ये
90 दिन से ज़्यादा असर नहीं करेंगे, और वो भी मान लो 5 से 10%। परमानेंट रूप से आपको अगर इसका इलाज करवाना है तो आप इस बाथरूम में लगे हुए नल को आप बंद करवा दो। इस जगह पे आप पॉजिटिव चीज़ों का, पॉजिटिव सामान का कोई स्टोर बनवा दें, जो आपको हो सकता है उस महीने में 10-5 बार काम आ जाता हो। घर में बहुत सारे सामान होते हैं और ऐसा सामान इस जगह आराम से रखा जा सकता है। मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए? मुख्य द्वार वो जगह है जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों समान रूप से अंदर प्रवेश करती है, और हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोनों ही स्थिति के अंदर काला रंग दोष उत्पन्न करता है। आप ये देखिए, जब कभी भी कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अधिकारी किसी सार्वजनिक कार्य की वजह से जब पब्लिक के सामने आता है तो बहुत सारे लोगों द्वारा उसको काला झंडा दिखाया जाता है। ये क्या है? एक ये प्रथा नहीं है, ये विरोध करने का एक तरीका है। जो लोग काला झंडा उसे दिखा रहे हैं वो विरोध साबित कर रहे हैं उस आदमी के लिए कि उसके द्वारा किया गया कोई कार्य से वो लोग सहमत नहीं है। तो हमारे यहाँ भी जो ऊर्जा आ रही है या लक्ष्मी आगमन का प्रवेश सब मान के चल रहे हैं, तो हम उसको काला रंग दिखा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे घर की ओर आप नहीं आए। तो आती हुई लक्ष्मी को आप मना कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रहे हैं, और ऐसी हरकत कर रहे हैं जो संभवतः आपको दूसरा नहीं बताएगा। पड़ोसी भी आपको यही कहेगा आप ब्लैक रंग कर लें, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि लक्ष्मी आगे वाले मकान में जाए, उस तक ही रुक जाए। हर आदमी की एक व्यक्तिगत सोच होती है, दूसरे का बुरा चाहनी। आपको स्वयं निर्णय लेना है कि आपको किन हालात में क्या करना है। बहुत ज़्यादा लाल चटक रंग, दक्षिण मुखी मकान है तो बहुत ज़्यादा चटक लाल रंग भी आप इस पर नहीं करवाए। 50% तक डार्कनेस उस लाल रंग में हो, मैरून हो, हल्का मैरून हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल कलर, चटक कलर और रिफ्लेक्टिव कलर हो, ताकि दक्षिण दिशा से आने वाली धूप रिफ्लेक्ट होकर बाहर की बाहर रुक जाए। ऐसा आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अन्य किसी जगह पे अगर आपका 3 दिशाओं में गेट है तो आप हल्के रंगों का पेंट करवाएं, और ख़ास तौर पे याद रखें कि जिस स्थान से मुख्य द्वार रन कर रहा है वहाँ चूं चूं की आवाज़ या किसी और रगड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर जंग लगी हुई है गेट में, आप उसको तुरंत ठीक कराएं। जंग लगना, और ख़ास तौर पे साउथ दक्षिण मुखी द्वार पर, देखिए राहु की दिशा को दर्शाता है कि राहु के घर पे आपने गंदगी फैलाकर या उसकी नीतियों के विरुद्ध कोई कार्य कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपके घर में कलेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि गेटों की रनिंग बहुत सिंपल और बहुत स्मूथ होनी चाहिए। प्राचीन काल में बहुत सारे लोग अपने गेटों के बाहर जानवरों की मूर्तियां बनाते थे, पेंटिंग बनवाते थे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, पालकी या वैवाहिक बारात, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगाते थे। जानवरों की मूर्तियां लगाते थे। आज हालात बदल गए हैं। जहाँ तक मुख्य द्वार के पास में जानवरों की मूर्तियाँ और सजावट की वस्तु होती है जानवर के द्वारा, प्राचीन काल में बहुत बड़े स्थान पर मकान होता था, और वर्तमान में बहुत छोटे छोटे जगहों पर प्लाट बनाए जाते हैं। आज ये संभव नहीं है कि ऐसे जानवरों की रूपरेखा बनाई जाए, और वास्तु के हिसाब से भी आज के अनुसंधान से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ऐसे जानवरों की चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, मुख्य द्वार पर अगर अंधेरा रहता है शाम को सूर्यास्त के बाद में,
तो निश्चित तौर पे आप एक ऐसे बल्ब लगाएं जो प्रवेश के समय आदमी को ठोकर लगने से बचा सके। तेली होने की वजह से या ऊंची नीची जगह होने की वजह से हो सकता है आगंतुक के ठोकर लगती रहे। आपके मकान के मुख्य द्वार पे आने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, दुश्मन हो, किसी भी व्यक्ति की अगर ठोकर लगती है तो उसकी नकारात्मकता आपके मकान में 100% प्रवेश करेगी। तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें और लाइट की उचित व्यवस्था रखें ताकि आगंतुक बहुत ही सहज भाव से आपके द्वार तक पहुंच सके। लाल रंग का बल्ब मुख्य द्वार पर नहीं लगाएं। लाल रंग और नेगेटिवता दोनों एक समान मानी जाती है। रात्रि को बहुत ज़्यादा समय होने के बाद 10 बजे बाद मुख्य द्वार पे तो नहीं, मुख्य द्वार से साइड में या 2-3 फुट की दूरी हो, उस जगह आप एक लाल बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन चौखट के ठीक ऊपर लाल बल्ब लगाने से बचें। क्षेत्र में अंधेरा हटाने का ही मुख्य उद्देश्य हमारा होता है, लेकिन जब उसको कलर के द्वारा हम मिश्रित कर देते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ये बल्ब लो वोल्टेज का होना चाहिए, बहुत कम वोल्टेज का होना चाहिए, ताकि इसकी अधिकतम ऊर्जा बढ़ नहीं सके। एक तरफ आपका गीजर चल रहा है, दूसरी तरफ नहा रहे हैं, हो सकता है खड़े होकर नहा रहे हों बच्चे, पानी के छींटे लगते हैं। गीजर हालांकि धातु का बना हुआ होता है, पानी के छींटे लग भी जाएंगे तो टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये याद रखें कि ये नेगेटिवता बढ़ाने में सहयोगी हो जाता है। जब जब भी हम नहाते हुए गीजर को पानी से छींटे लगते हैं, हमारे पानी नहाते हुए पानी से, तो एक ऐसी हीट पैदा होती है जो नेगेटिवता में बदल जाती है। सप्ताह में एक दिन आप अपने मकान का शीशा डाल करके पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिवता जो खत्म होगी वो ये होगी कि परिवार का कोई सदस्य संभावित किसी दुर्घटना में अपना बचाव कर लेगा। कई बार घटनाएं छोटी सी होती है लेकिन उसके परिणाम गंभीर निकल जाते हैं, और कई बार बहुत बड़ी घटना भी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में परिणाम बहुत छोटे निकलते हैं। आप इस तरीके से पोछा लगवा रहे हैं, प्रत्येक 7 दिन में, एक सप्ताह में एक बार जरूर लगवाएं। उससे क्या होगा कि परिवार के सारे सदस्य निश्चित तौर पे एक बार उस पर नंगे पैर चलेंगे, और उस ऊर्जा का प्रभाव ये होगा कि वह संभावित दुर्घटनाओं से बच जाएगा। वास्तुशास्त्री बहुत प्रयास करेंगे तब आपको ये चीज़ बताएंगे। आपके गाइडेंस के लिए एक समाज सेवा के रूप में आपको ये बता रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, जगह के अभाव के चक्कर में पूजा गृह के साथ में बाथरूम बना दिया जाता है। पूजा गृह हमारी वो आध्यात्मिक जगह है जहाँ से हम अपने भगवान को खुश रखना चाहते हैं। बाथरूम वो जगह है जहाँ हम अपने शरीर के मैल को बाहर निकालते हैं। आज मॉडर्न ज़माना यहीं तक सीमित नहीं रहा है, जहाँ तक हम हमारा मैल बाहर निकाल रहे हैं यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर आदमी व्यक्ति मॉडर्न हो गए। नहाते हुए आदमी पेशाब भी करते हैं, रात्रि के समय महिलाएं भी वहाँ बाथरूम के लिए जाती हैं। तो जब पूजा कक्ष और बाथरूम की दीवार एक होगी तो ये मान के चलिए कि पूजा कक्ष से आपको कोई सकारात्मक परिणाम न मिल करके गंभीर नकारात्मक दोष आपको प्राप्त होंगे। घटना एक छोटी सी है ये, लेकिन इसके परिणाम कितने निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। परिवार में हेल्थ इशू,
यहीं से आदमी की हेल्थ इशू चालू होती है। इसका अंतिम उपाय तो कैंसर तक पहुंच गया है। बहुत से मकानों में वास्तुशास्त्रियों द्वारा अपने अनुसंधान में बताया गया है, ऐसी स्थिति वाले मकानों में 10 में से 4 जगह कैंसर के मरीज पाए गए या उनकी जांच रिपोर्ट में कैंसर होना पाया गया। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, स्वयं सोच सकते हैं, स्वयं मानसिक निर्णय ले सकते हैं कि किस चीज़ का कहाँ परिणाम निकल रहा है। बाथरूम में वेंटिलेशन ज़रूर रखें, चाहे छोटा सा ही रखें, क्योंकि जब हमारे शरीर का मैल उतर के नीचे की ओर जाएगा तो उससे एक उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। हमारा शरीर गर्म रहता है, हम ठंडे पानी से नहाते हैं, तो शरीर की जो भाप निकलेगी वो एक नकारात्मक ऊर्जा होगी। अगर चारों तरफ से उसको बंद कर देंगे तो वो ऊर्जा वहीं इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, जो दुर्गंध भी देगी और आदमी को मानसिक क्लेश भी देगी। तो हर हालत में बाथरूम में एक वेंटिलेशन अवश्य होना चाहिए, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से निकल रही है वो बाहर की ओर निकल जाए। शेष कुछ बहुत सारे आर्टिकल अभी इस जनरल केस में रह गए हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है। हम अगले एपिसोड में प्रारंभ करेंगे आंगन से, फर्श से। फर्श के साथ ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, तनाव, विघटन और तलाक, ये तीनों स्थितियाँ क्यों होती है और इसके गंभीर परिणाम क्या निकलते हैं। एक पारिवारिक समस्या होते हुए भी क्या ये वास्तु से जुड़ी हुई है या केवल मानसिकता की वजह से या ईगो की वजह से ये समस्या आगे बढ़ रही है। विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। आपके मकान से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको महसूस होती हो, निकट के वास्तुशास्त्री से आप संपर्क करें। कोई नहीं मिलता है उस स्थिति में भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या का हम 100% समाधान आपको करके देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9116695 014। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। नमस्कार।